न्यूज़ हेडलाइंस इंडिया सिटी लाइव। पटना में जल जमाव से निपटने की तैयारी कंट्रोल रूम से रखी जा रही नजर। कल सीएम नीतीश कुमार जेपी गंगा पथ का करेंगे उद्घाटन। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, ईडी के दबाव में पार्टी छोड़ने वाले नहीं हो सकते बाला साहब के भक्त। एनसीपी और शिवसेना के बीच में तकरार की खबर। कल देर रात तक एनसीपी की बैठक हुई। लखीसराय में 8 अपराधियों के घरों में कुर्की की कार्रवाई। सुपौल में कुख्यात अपराधी प्रिंस यादव को पुलिस ने दबोचा। अफगानिस्तान में आए भीषण भूकंप ने 1000 से ज्यादा जिंदगियां छीन ली है। इस भूकंप में लोगों ने अपना पूरा का पूरा परिवार खो दिया। हाजीपुर में स्वर्ण कारोबारी की हत्या से आक्रोश, व्यापारियों ने शहर में किया प्रदर्शन। मुंगेर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर कल भरेंगी पर्चा। विश्वविद्यालयों में पेंशन से लेट होने को लेकर बीजेपी और जेडीयू में घमासान। और पटना में आज कुछ क्षेत्रों में बारिश की हल्की फुल्की बारिश का फुहार देखने को मिला। नमस्कार, इंडिया सिटी लाइव के खबरों के सेक्शन में आपका फिर से स्वागत है। और खबरों के हम शुरुआत करते हैं आज नीतीश कुमार के 2 उपहारों के साथ जो पटना वासियों को कल मिलने वाला है। जी हां, कल 24 जून को नीतीश कुमार पटना वासियों को 2 उपहार देने वाले हैं। इसमें पहला उपहार जो जेपी गंगा सेतु है वो उद्घाटन किया जाएगा नीतीश कुमार के द्वारा, सीएम नीतीश कुमार के द्वारा। और ये पुल काफी दिनों से निर्माण कार्य पे चल रही थी और कल ये लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। और दीघा से दीदारगंज के बीच ये पथ पहले फेज का 24 जून शाम 4 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इनका उद्घाटन करेंगे। और इसके साथ ही उस दिन लंबे समय से बन रहे करबिघैया फ्लाईओवर का भी उद्घाटन किया जाएगा। तो 2 फ्लाईओवर पटना वासियों को मिलने वाला है। एक तो पहला जेपी गंगा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट जिसकी जो पटना वासियों का काफी दिन से इंतजार था, और दूसरा जो उनको खुशी का मिलने वाला है वो है करबिघैया का फ्लाईओवर जो जिसका भी उद्घाटन कल 24 को किया जाएगा। इसके साथ ही हम इसके बारे में जानेंगे कि जेपी पथ न केवल पटना वासियों के लिए बल्कि उत्तर बिहार वासियों के लिए भी बहुत लाभदायक है, क्योंकि महत्वपूर्ण ये मार्ग होगी उत्तर बिहार वासियों के लिए भी, जो पटना को उत्तर बिहार से जोड़ेगा। और गंगा पथ पर 8 जगहों पर संपर्क निर्माण किया गया है। पहले फेज में एसएलटीसी घाट और एनएन सिन्हा इंस्टीट्यूट और पीएमसीएच से दीघा दरियागंज एलिवेटर रोड का संपर्क पथ जुड़ेगा। और इसके पूरे हो जाने पर राजधानी और पटना सिटी के लोगों को शहर में व्याप्त रोड जाम से निजात मिल जाएगा। सो जो पटना सिटी से जो लोग जो पटना आते थे उनको जो जाम जो दिखता था और जो जाम से वो व्याकुल थे, उस जाम से निजात मिल जाएगा पटना वासियों को। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, दूसरा समाचार की ओर आगे बढ़ते हैं। और दूसरे समाचार में आज पटना नगर निगम से भी बहुत अच्छी खबर आ रही है। पटना नगर निगम ने अपनी हेल्पलाइन जारी कर दी है जो कि 155304 है। जी हाँ, 155304, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और जल जमाव की जो शिकायतें होती हैं उसका निर्वाहन इस जो नंबर पे कॉल करने से हो जाएगा। बारिश का महीना शुरू हो चुका है और पटना में पिछले कई वर्षों से जो जल जमाव का जो आतंक पटना वासी झेल रहे थे उस आतंक से निजात मिल जाएगा। और आपको बता दें कि पटना नगर निगम इस बार काफ़ी सारे हाईटेक तरीके से पटना सिटी को ऑब्जर्व कर रही है। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और जहां भी जल जमाव की शिकायत दिख रही है या अगर कोई जल जमाव की शिकायत करती है तो उसके लिए एक टीम, एक दस्तावेज की तैयारी की जा रही है जिसमें एक उस टीम को गाड़ी भी दी जाएगी जिसमें
हर तरह के इक्विपमेंट रहेंगे जो कि जल जमाव से निर्यात पाने के लिए काफ़ी होंगे। और इस तरह से पटना नगर निगम इस बार कमर कस चुकी है कि पटना वासियों को 2019 में जो जल जमाव का जो बहुत सारे लोगों को दिक्कतें आई थी, वो दिक्कतों से निर्वाहन मिलेगा और जल्द ही जल जमाव की जो तकलीफ है वो दूर होने वाली है। आपको बता दें कि जो सितंबर महीने को ये बहुत सारे बूथ भी बनाए जाएंगे जगह जगह पर, जो पटना के जो वार्ड पार्षद हैं, जो वार्ड्स हैं, 75 वार्ड्स हैं, 75 वार्ड्स पे ही ये बूथ बनाए जाएंगे, 75 बूथ बनाए जाएंगे, जो कि ये बूथ से नियंत्रण किया जाएगा जल जमाव के कार्यों को, और जल जमाव नहीं हो पटना में, ये इन बूथों का जो प्राइम फोकस रहेगा। और आपको बता दें कि मॉनसून के दौरान ये बूथ 24 घंटे एक्टिव रहेंगी। जी हाँ, 24 घंटे ये मॉनसून के दिनों में, जो बारिश के दिनों में, जो कि बारिश का महीना अभी शुरू होने वाला है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक देखा जा रहा है कि अभी पटना में बारिश हो रही है। तो बारिश में जल जमाव से बचने के लिए जो पटना के जो 75 वार्ड्स हैं, उन 75 वार्ड्स में ही बूथ बनाए जाएंगे, जिनके थ्रू पटना के जल जमाव क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाएगा। और उसमें किसी भी तरह की अगर जल जमाव की समस्या आती है तो आप जो हेल्पलाइन नंबर है, मैं फिर से दोहराता हूँ, 155304 पर कॉल करके जल जमाव की शिकायत कर सकते हैं। और सितंबर तक 75 वार्डों में 19 जोनल जो है वो रिस्पांस टीम गठित की जा रही है, जो कि मानसून के दौरान 24 घंटे एक्टिव रहेंगी। और नगर निगम मतलब जो रिस्पांस टीम है उसे विशेष वाहन का मुहैया कराया गया, जैसे मैंने कहा था। और इन गाड़ियों में पानी की निकासी से जुड़े सभी उपकरण मौजूद रहेंगे, और साथ ही डीपीएस पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, ताकि जल निकासी में समय कोई भी समस्या नहीं आए। तो इस तरह पटना नगर निगम कमर कस चुकी है कि 2019 का जो पटना में जल जमाव की समस्या देखी गई थी और जिससे काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे, यहाँ तक कि डिप्टी सीएम, आपको याद है उस समय के जो डिप्टी सीएम हैं, वो भी, उनको भी घर से निकलना पड़ा था और शिफ्ट होना पड़ा था। तो अब लगता है कि जो पिछले जो कुछ वर्षों से जल जमाव की समस्याएं हो रही थी, इस साल पटना नगर निगम पटना वासियों को ये तोहफा देने वाली है और जगह जगह नियंत्रण कक्ष बैठाने वाली है। और सीसीटीवी ऑलरेडी लग चुके हैं और सीसीटीवी से मुआयना किया जा रहा है। जगह जगह जहाँ पे भी जल जमाव की समस्या होती थी वहाँ नाले साफ किए जा रहे हैं और काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं पटना नगर निगम के जो कर्मचारी हैं। और पटना समेत 18 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट किया गया है। और बिहार के मानसून में सक्रिय होने के कारण पटना समेत अन्य जिलों में भी इसका असर दिख सकता है। तो पटना में तो पटना नगर निगम ने खास तैयारी की है, इसके साथ साथ बिहार के जो अन्य जिले हैं पटना छोड़ के, उन पे भी जो नगर निगम है वो भी काफ़ी सतर्क दिख रहे हैं। और मौसम विभाग ने सोमवार को पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बेतिया, मोतिहारी, सिवान, सारण, गोपालगंज, बक्सर, आरा, सासाराम, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में वज्रपात और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट जब जारी किया जाता है तो माना जाता है कि यहाँ पे काफ़ी बारिश होने की उम्मीद है और लोगों से कहा जाता है कि वो संभल के रहें और जब वज्रपात की घटनाएं हों या वज्रपात जैसे होने की आशंका हो तो वो अपने घर पे ही रहें और या सुरक्षित स्थान पे चले जाएं। और वहीं वैशाली, समस्तीपुर और खगड़िया जिले में भारी बारिश की आशंका देखी जा रही है, तो इससे जल जमाव की भी समस्या इन जिलों में दिख सकती है। तो लोगों से अपील है कि लोग पहले से ही सतर्क रहें। जो नाले भरे हुए हैं उनको नगर निगम के अधिकारी से कहकर उनकी साफ सफाई की जाए, ताकि जल जमाव से लोगों को सुरक्षा मिले और जो जल जमाव से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उनसे बचा जा सके। महाराष्ट्र में जो संकट या क्राइसिस सिचुएशन बना हुआ है उसमें अभी तक
क्राइसिस ही बना हुआ है, क्योंकि शिवसेना के जो बागी विधायक हैं वो गुवाहाटी से पत्र लिखकर शिवसेना के उद्धव ठाकरे को पत्र लिखे हैं, जिसमें उन्होंने काफ़ी शिकायतें की हैं कि उनकी जो बहुत सारी मांगे थी उनको अनदेखा किया गया और उनके बहुत सारे वायदे थे जो अनदेखा किया जा रहा था। और इसके लिए इस वक्त जो खबर आ रही है, सीएम उद्धव ठाकरे ने एक बैठक बुलाई है, जो अपने उनको मातोश्री, क्योंकि कल रात को आपको बता दें, कल रात को ही शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे सीएम हाउस से वो सीएम हाउस छोड़ के निकल चुके थे और उन्होंने सीएम हाउस छोड़ के मातोश्री, जो कि उनका घर भी है, वो घर में रिटर्न हो गए हैं। और उन्होंने कहा है कि वो सीएम पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं, बशर्ते कि जो 40 विधायक गुवाहाटी चले गए हैं, जो उनका कहना है कि 40 विधायक जो गुवाहाटी में कैंपिंग कर रहे हैं वो वापस आ जाए, उनसे बातचीत शुरू हो जाए। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले जो खबर आ रही है कि जो क्राइसिस है उसमें महाराष्ट्र का सत्ता हाई अलर्ट ड्रामा की ओर बढ़ता जा रहा है और ये जो क्राइसिस का जो महाराष्ट्र में देखा जा रहा है वो और गरमाया जा रहा है, क्योंकि शिवसेना के जो बागी विधायक हैं उन्होंने सीधा अभी ट्वीट किया है कि क्या उद्धव ठाकरे देंगे इस्तीफा या बचा लेंगे सरकार। तो ये एक बड़ी प्रश्न आ रही है, जो बड़ी प्रश्न आ रही है महाराष्ट्र से कि क्या उद्धव ठाकरे अपनी सरकार बचा पाएंगे। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में कल रात देर रात बैठक हुई है और इसके ऊपर चर्चा हुई है कि किस तरह से जो बागी विधायक हैं, जो अपनी संख्या 42 के ऊपर बता रहे हैं और कुछ इंडिपेंडेंस भी कह रहे हैं कि करीब करीब 7 इंडिपेंडेंट भी उनके साथ है, तो संख्या जो वो करीब करीब 50 बता रहे हैं इंडिपेंडेंट के साथ। बाकी दूसरे ओर शिवसेना का कहना है कि 30 से 35 से ज़्यादा विधायक नहीं है। और शरद पवार भी शिवसेना के साथ कल रात को, जैसे मैंने कहा था, कि मीटिंग कर चुके हैं, हाई लेवल मीटिंग हुई है कल रात को। और कल रात ये निश्चय शिवसेना में घन मंथन हो रहा होगा कि किस लिए जो बागी विधायक हैं वो बागी हो गए हैं। और बागी विधायक का कहना है कि उन्होंने कई मांगे थी और उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी उद्धव ठाकरे के द्वारा, और इसीलिए वो गुवाहाटी में जाकर कैंपिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि करीब करीब 35 से 40 विधायक कल सुबह गुवाहाटी पहुंच चुके हैं और गुवाहाटी के एक रिसोर्ट में उन्होंने जाके वहाँ पे रिसोर्ट में जाके ठहरा हुआ है। और ये 35 से 40 विधायक जो हैं रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं और उनका कहना है कि करीब करीब 40 से 42 विधायक उनके साथ हैं और साथ साथ इंडिपेंडेंट 7 विधायक भी उनके साथ हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर ये विधायक रिवोल्ट कर देते हैं और शिवसेना की सरकार गिर जाती है तो गवर्नर जो इस तरह जो अभी जो गवर्नर के तरफ से आ रहा है कि गवर्नर भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, महाराष्ट्र के जो गवर्नर है वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और इसके कारण वो क्वारंटीन में चले गए हैं। तो गवर्नर की ओर से अभी कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा है क्योंकि गवर्नर खुद बीमार हैं। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो कहा गया है कि अभी डिसॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है उसको, क्योंकि अभी अगर गवर्नमेंट जो उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो अगर अपना जो नंबर्स है वो स्थापित कर पाते हैं तो उनकी सरकार बनी रहेगी। लेकिन देखना ये सबसे बड़ा इस क्राइसिस मोमेंट में ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जो 40 विधायक जो बागी हो चुके हैं और जो गुवाहाटी में जाके कैंपिंग कर रहे हैं वो उनका क्या रहेगा रवैया, क्या वो उद्धव ठाकरे की बातों को मानेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने पहले ही कह चुका है कि उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं अगर वो वापस आ जाए, जो बागी विधायक हैं वो वापस आ जाए, उनकी मांगों को उद्धव ठाकरे सुनेंगे और जो सीएम जो चेहरा है नया चेहरा हो सकता है, दिख सकता है। और जो संभावित चेहरे की बात हम लोग कर रहे हैं सीएम में, तो उसमें सबसे पहला नाम जो मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में
आ रही है वो एकनाथ शिंदे की आ रही है। कहा जा रहा है कि ये जो रिवोल्ट के पीछे एकनाथ शिंदे का ही हाथ है, और एकनाथ शिंदे भी गुवाहाटी में कैंपिंग कर रहे हैं 40 विधायकों के साथ। उनका कहना है कि 40 विधायक उनके साथ हैं एकनाथ शिंदे के, और 7 इंडिपेंडेंट भी एकनाथ शिंदे के साथ है। एकनाथ शिंदे का कहना है कि उनको काफ़ी नज़रअंदाज किया गया महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से, और उद्धव ठाकरे से वो काफ़ी नाराज़ हैं क्योंकि काफ़ी अहम जो मुद्दे हैं उनके बिना कुछ चर्चा किए उन पर डिसीजन लिया जा रहा था, और उनको साइडलाइन किया जा रहा था, जिसके कारण वो बागी हो गए। तो आगे देखते हैं, हो सकता है कि कल तक स्थिति स्पष्ट हो, और देखने लायक बात यह रहेगी कि बीजेपी का क्या रोल रहेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी पर्दे के पीछे से सारा चीज नियंत्रण कर रही है, क्योंकि कल कहा गया है कि जिस रिसोर्ट में ये 40 विधायक जाके गुवाहाटी में ठहरे हैं, वहाँ सीएम जो हैं गुवाहाटी के, आसाम के जो सीएम हैं जो कि बीजेपी, क्योंकि आसाम में बीजेपी का राज है, तो बीजेपी के सीएम ने खुद जाकर उस रिसोर्ट का निरीक्षण किया है इनके पहुंचने से पहले। हालांकि वो उस समय नहीं थे जब ये लोग पहुंचे हैं, लेकिन एक सीएम का निरीक्षण करना व्यवस्थाओं की, ये काफ़ी कुछ संकेत दिया जा रहा है। तो पर्दे के पीछे से बीजेपी काफ़ी खेल रही है, वेट एंड वॉच की स्थिति में है, और ये हम लोग भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि आखिर ये क्राइसिस का मोमेंट क्या रूप, क्या टर्न लेगा। पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि पिछले बार जो बीजेपी के सीएम थे फर्नांडिस साहब, उन्होंने बहुत मुश्किल से जो पवार जी के साथ मिलकर अचानक से एनसीपी के साथ मिलकर उन्होंने प्रस्ताव डाला था, सीएम बने थे, और एक दिन भी वो सरकार चल नहीं पाई थी। एक दिन के अंदर में ही शरद पवार ने अजीत पवार जी को वापस बुलाया, और उन्होंने सरकार से जो सपोर्ट है वो बीजेपी सरकार से सपोर्ट वापस ले लिया था, और फिर ये शिवसेना की सरकार बनी जिसमें उद्धव ठाकरे को सीएम बनाया गया, और कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच में एक समझौता हुआ, पैक्ट हुआ, और उसके बाद ये सरकार की स्थापना की गई है। लेकिन इसके बावजूद अब ये नया क्राइसिस महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। ये क्राइसिस अभी क्या और यू टर्न लेती है और क्या क्या टर्न्स दिखाती है, देखने के लायक होगा, क्योंकि ये सरकार जितनी देर चल रही है वो बहुत उथल पुथल जो रास्ता है वो रास्ता काफ़ी उथल पुथल भरा रहा है, क्योंकि शुरुआत से ही, क्योंकि सबसे पहले शिवसेना बीजेपी कंबाइन लड़ते हैं, एनसीपी और कांग्रेस एकजुट होकर लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ, और रिजल्ट के बाद अचानक शिवसेना यू टर्न लेके एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाके सरकार बना लेती है, और बीजेपी बहुमत आने के मतलब मेजोरिटी के पास आने के बाद भी शिवसेना के इस यू टर्न से सरकार नहीं बना पाती है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी के तरफ से अब कौन सा चाल चला जा रहा है महाराष्ट्र में अपनी सरकार फिर से कायम करने के लिए, और ये सबसे बड़ी देखने लायक बात होगी कि क्या इस बार जो सीएम कैंडिडेट है वो शिवसेना का बनता है या बीजेपी का कुछ इसमें रोल रहेगा। हालांकि जो अभी तक जो क्राइसिस मोमेंट देखा जा रहा है उसमें एकनाथ जी का ही नाम बार बार उठ के आ रहा है, और ये देखने लायक बात होगी कि क्या वो अगले सीएम बनते हैं, और क्या उद्धव ठाकरे इस जो अगर एकनाथ जी सीएम बनते हैं तो उनकी जो मंत्रिमंडल है उसमें उद्धव ठाकरे का क्या रोल रहेगा, क्या वो उसमें रहेंगे, क्या शिवसेना टूट जाएगी, क्या शिवसेना टूट के बीजेपी के साथ मिलेगी। ये सारी बातें, ये सारे समीकरण अभी क्लियर नहीं है, अभी स्पष्ट नहीं है। एनसीपी का क्या रोल रहेगा, क्योंकि एनसीपी कल देर रात उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग की है, और काफ़ी मीटिंगों के बाद ये लग रहा है कि एनसीपी के तरफ से काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं कि ये सरकार को बचा लिया जाए, क्योंकि अगर ये सरकार गिरती है तो सबसे नुकसान एनसीपी को होगा, साथ साथ कांग्रेस को भी नुकसान होगा, बीजेपी को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये सरकार गिरती है और बीजेपी की सरकार अगर फिर से बन जाती है फर्नांडिस जी की, तो बीजेपी को सबसे बड़ा जो फायदा होगा। और एकनाथ शिंदे की जो मांग है वो अगर पूरी कर दी जाती है, और अगर शिवसेना अपनी जो सरकार है वो बचा लेती है, क्या शिवसेना एनसीपी के साथ जाएगी और कांग्रेस के साथ जो पैक्ट उन्होंने बनाया हुआ है उस पैक्ट के तहत फिर से सरकार बनाएंगी, या फिर
वो शिवसेना नए तरीके से अपने पुराने साथी बीजेपी के साथ वापस सरकार बनाने जा रही है, ये देखने लायक बात होगी। समीकरण का जो बाजार है वो गर्म होता जा रहा है। कल फिर हम लोग मिलेंगे खबरों के सेक्शन में, और तब तक के लिए नमस्कार।